गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी फिजिक्स की, दैट वाज ऑफ आई थिंक द लास्ट टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रुपिंग ऑफ सेल एंड ईएमएफ। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, द सेकंड पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए किरचॉफ्स रूल और किरचॉफ्स लॉ। अब लेकिन किरचॉफ्स लॉ क्या है वो हम तब जानेंगे, उसके पहले आपने क्या करना है, अटेंडेंस मार्क करना है। पढ़ो, अटेंडेंस मार्क करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ एंड देन टू किरचॉफ्स रूल। फर्स्ट, चलो देखो, मैंने एक डायग्राम बनाया है और दो रूल एक्सप्लेन करने को लिखा है। क्या? सबसे पहला फर्स्ट रूल कहो किरचॉफ्स का, या करंट रूल कहो, या जंक्शन रूल कहो। अब ये करंट रूल या जंक्शन रूल क्या करता है किरचॉफ्स का? इसका कहना है कि द नेट करंट that is entering the circuit is equal to the net current that goes out of the circuit। यानी सम क्या है? जीरो है करंट का। सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। किसका कहना है? किरचॉफ्स फर्स्ट रूल का, या जंक्शन रूल का, या करंट रूल का। तो हम लिख सकते हैं कि सपोज करो करंट है एक पॉइंट पे, I1 है, नेक्स्ट I2 है, this is I3, outgoing I4, I5। ठीक है, I1 I2 I3 आ रहा है, I4 I5 बाहर जा रहा है। तो जंक्शन रूल में हम क्या लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। ठीक है, सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। ये तुम्हारा क्या है? किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, करंट रूल या जंक्शन रूल। ठीक है, और सेम यही चीज किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, द सम ऑफ V इज आल्सो जीरो। तो करंट है वो भी तुम्हारा क्या है? बिल्कुल जीरो। ठीक है, और सम ऑफ पोटेंशियल भी क्या है? जीरो। यानी हम लिख सकते हैं V लिखो या सम ऑफ dV लिख दो, बात इक्विवेलेंट है। ये भी क्या होता है? जीरो। जो पोटेंशियल होता है वो भी क्लोज्ड सर्किट पे जीरो होता है, और नेट करंट जो होता है वो भी क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन अब ये जो तुम सेकंड रूल देख रहे हो, या वोल्टेज रूल या लूप थ्योरम, फर्स्ट रूल, करंट रूल और जंक्शन रूल सिंपल सा था। सेकंड है सेकंड रूल, वोल्टेज रूल या लूप थ्योरम। हम कहते हैं समेशन ऑफ डीवीवी इज आल्सो जीरो। ये भी क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन अब इस रूल को हम सर्किट में अप्लाई कैसे करेंगे? साइन कन्वेंशन है, पहले भी मैंने बताया था। इसको कोई रिकैप कर लेते हैं कि किस तरह से हम इस लूप थ्योरम को किसी भी एक गिवन सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं। देखो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। नेट चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो गया, नेट करंट क्या हो गया? जीरो हो गया। किसके अकॉर्डिंग? किरचॉफ्स फर्स्ट और सेकंड रूल के अकॉर्डिंग। अब साइन कन्वेंशन देखते हैं हम। अब फर्स्ट और सेकंड रूल से तुम्हें क्या पता चल गया है? सम ऑफ करंट इज जीरो और नेट पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है क्लोज लूप के अंदर। अब नेट पोटेंशियल को जीरो लिखने के लिए आखिर क्या साइन कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे? सपोज करो ये सर्किट है जिसमें 2 EMF है, E1 E2, दो सेल कनेक्ट, बैटरी कनेक्ट, सेल कनेक्टेड है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, रेजिस्टेंस R1 R2 R3। मैंने क्या एज्यूम किया है कि करंट I2 is flowing from cell of epsilon 2, current I1 is flowing from cell epsilon 1। ठीक है,
दोनों बी पॉइंट पे आके मिलके क्या बन गया, करंट 3। नाउ करंट 3 इज मूविंग टुवर्ड्स ई थ्रू रेजिस्टर R2, और यहाँ पे आके देखो फिर क्या होगा, ऊपर क्या चला जाएगा I1 और नीचे क्या आ जाएगा I2, वो वापस कंप्लीट। अब मैंने क्या बताया है तुम्हें, हमें कुछ साइन कन्वेंशन को फॉलो करना है, कुछ मतलब एक ही है, एक या दो। अब कैसे साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, लूप अपने चॉइस का कोई भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। सपोज करो यू आर कंसिडरिंग अ लूप ए बी सी डी ई एफ ए, तुमने लिया है क्लोज लूप ए बी सी डी ई एफ ए। अब ए बी सी डी ई एफ ए जो तुमने क्लोज लूप लिया है, इस लूप के अंदर तुम्हें साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है और वोल्टेज रूल अप्लाई करना है। इसके लिए तुम्हें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि तुम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, अगर उसी डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है तो पोटेंशियल को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस करंट को हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव। अब कैसे लिखना है, जिस ऑर्डर में तुमने लिखा है उसी ऑर्डर में मूव करेंगे, ठीक। देख अब इसके लिए अगर मैंने इक्वेशन लिखना है तो ए से बी कुछ भी नहीं है, बी से सी कुछ भी नहीं है, सी से जब हम डी जाते हैं तो हमें क्या मिल गया, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एप्सिलॉन 2, ठीक। अब जब हम आगे जा रहे हैं तो करंट हमारे सामने से आ रहा है, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ I2 R3, I2 R3। अब C से D हम मूव कर चुके हैं, D से E कुछ नहीं है, E से F कुछ नहीं है, F से A आते हैं तो सबसे पहले हमें I3 R1 मिल जाता है। जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, यानी हम लिख सकते हैं प्लस में I3 R1। आगे हम जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन 1। अब एप्सिलॉन 1 का कौन सा टर्मिनल मिल गया, नेगेटिव, लिख दो माइनस ऑफ एप्सिलॉन 2। नेट सम मैंने क्या बताया था, 0 होगा, तो नेट सम क्या हो गया है तुम्हारा, 0। क्लियर। अब इस केस में अगर हम चाहे तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ये एप्सिलॉन 2 था, ये एप्सिलॉन 1 है, ये एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 माइनस I2 R3 प्लस I3 R1 माइनस एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू 0, यानी एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू I3, या तुम इसको इक्वेट कर लो, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 को उधर भी ले जा सकते हो, ये इधर ही रह जाएगा, यानी हम इसको अगर उधर ले जाएं तो लिख सकते हैं एप्सिलॉन 1 और ये इधर आके हो जाएगा माइनस ऑफ एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू I3 R1 माइनस I2 R3। क्लियर। उसी तरह से तुम एक और लूप सेलेक्ट कर लो, A B E F A, A B E F A। अब इसमें अगर हम रूल अप्लाई करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, A से B कुछ भी नहीं है, B से E I3 R2 है, लिख दो I3 R2। ऊपर जा रहे हैं, E से F कुछ भी नहीं है, F से एक आ रहे हैं तो I1 R1 प्लस I1 R1। आगे तुम्हें एप्सिलॉन 1 का नेगेटिव टर्मिनल मिल गया, माइनस ऑफ एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू 0। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू I3 R2 प्लस I1 R1। क्लियर। एक और लूप लेते हैं, B E D C B, B E D C B। क्लियर। अब B से ही क्या मिल रहा है हमें, I3 R2, लिख दो I3 R2। E से D कुछ भी नहीं है, D से C आ रहे हैं तो I1 R3 सेम डायरेक्शन में है, प्लस I1 R3। आगे क्या मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एप्सिलॉन 2 माइनस ऑफ एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू 0, या हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू I3 R2 प्लस I1 R3। क्लियर है। फिर से समझ लो, सिर्फ एक ही चीज मैंने अप्लाई किया है कि जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर करंट है तो हम उसको क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, वेयर एज अगर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उसको क्या ले रहे हैं,
नेगेटिव। लूप अपने चॉइस का तुम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो लूप तुमने सेलेक्ट किया है उसी लूप का इक्वेशन लिखना है। बाकी न्यूमेरिकल्स में हम जानेंगे किस तरह से इक्वेशन को हम किरचॉफ रूल से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी अगर न्यूमेरिकल आता है तो। बस तुम्हें ये रूल को याद रखना है, दिस इज पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन। मैंने पहली बार में बड़े वाला लूप कंसिडर किया था, फिर ऊपर वाला छोटे वाला, और फिर नीचे वाला छोटे वाला, इन दोनों लूप का इस तरह से इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, अब इसी इक्वेशन के बेसिस पे, इसी लॉ के बेसिस पे हमें क्या करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है हम वो जानेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज को करने के लिए ये रूल अच्छी तरह से याद होना चाहिए, इसी को अप्लाई करना है हमें, किसमें, व्हीटस्टोन ब्रिज में। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। सो व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंस का, कुछ इस तरह से। ठीक है, हम इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, और क्या फाइंड करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या प्रिंसिपल है, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का कहना है कि अगर हम 4 रेजिस्टेंस को कुछ इस ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, दैट इज ब्रिज बैलेंस्ड है। लेकिन कैसे बैलेंस्ड है, सबसे पहले हम K1 को क्लोज करते हैं, और K1 के बाद K2 को क्लोज करते हैं। K1 के बाद जैसे ही K2 को क्लोज करते हैं, और अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आता है, तो हम कहते हैं द ब्रिज इज बैलेंस्ड। और इस सिचुएशन में P अपॉन Q will be equal to R upon S। अब अगर तुम्हारे पास 3 नोन रेजिस्टेंस है P, Q और R, तो एक अननोन रेजिस्टेंस तुम फाइंड कर सकते हो। लेकिन इस प्रिंसिपल को हम कैसे वेरीफाई करेंगे। अब एक बात और है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही समझा रहा हूँ। प्रैक्टिकल जब तुम इसका परफॉर्म करोगे तो कैसे बैलेंस, गैल्वेनोमीटर को बैलेंस कैसे करते हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, तुम उसके वैल्यूज को चेंज करके इस तरह से बैलेंस करते हो ब्रिज को, ताकि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना आए। क्योंकि जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तभी ये ब्रिज क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड। तभी व्हीटस्टोन प्रिंसिपल काम करेगा कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अब कैसे वेरीफाई करें हम कि अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो P अपॉन Q विल बी इक्वल टू R अपॉन S। फिर वही अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स रूल। देखो लूप फिर से सेलेक्ट कर लो। अब अगर हम इसमें लूप सेलेक्ट करते हैं, सपोज करो A B D A, क्लियर। अब लूप अगर A B D A सेलेक्ट कर रहे हैं तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन उसी के अकॉर्डिंग है। एप्सिलॉन EMF कनेक्टेड है इसमें। यहां से सपोज करो करंट I1 मूव किया, जंक्शन आ गया A। अब I1 इधर चला गया और I माइनस I1 इधर आ गया। I1 AP के आर्म में जा रहा है, और बचा क्या, I माइनस I1, सॉरी दिस इज I माइनस I1, ये कहां आ गया तुम्हारा, आर्म। अब ये I1 करंट यहां आ गया, इसमें से IG निकल गया जो गैल्वेनोमीटर की तरफ चला गया, और बचा क्या, I1 माइनस IG, वो कहां आ गया, आर्म BC। ऊपर से करंट IG आ रहा है, इधर से करंट I माइनस I1 आ रहा है, दोनों इस जंक्शन पे मीट कर रहा है, तो क्या बन गया, I माइनस I1 प्लस IG। क्लियर। अब ये I माइनस I1 प्लस IG इधर से आ रहा है आर्म DC से, और ऊपर से आ रहा है I1 माइनस IG। I1 और IG, I1 और IG कैंसिल हो गया, क्या बचा अगेन, I1। क्लियर है। ये हमने अपने हिसाब से करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर। फिर से एक बार समझ लो, I1 गया, अब I करंट गया है, सॉरी I1 लिख दिया है मैंने, I करंट गया, इसमें से I1 उधर चला गया, I माइनस I1 इधर आ गया। I1 जब ऊपर गया तो उसमें से IG निकल गया G के तरफ, और I1 माइनस IG Q की तरफ आ गया। ऊपर से IG आ रहा है, इधर से I माइनस I1 आ रहा है। अब I माइनस I1 और इधर से IG दोनों ऐड होके I माइनस I1 प्लस IG हो गया, और यहां से दोनों जब मीट किया तो I1 IG प्लस माइनस कैंसिल हुआ, क्या बचा, I1। क्लियर। तो ये तुम्हारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन था। लूप सेलेक्ट कर लो,
कोई सा भी लूप ले सकते हो। सपोज फॉर हमने लूप लिया है ए बी डी ए, ठीक है। लूप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं हम, ए बी डी ए। अभी मैंने तुम्हें किरचॉफ्स रूल बताया था। अगर हम किरचॉफ्स रूल इस पे अप्लाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं I1P, ए से बी में हमें क्या मिल रहा है, I1P, I1P, बी से डी में क्या मिल रहा है, IGG प्लस IGG। डी से ए में क्या मिल रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं और करंट क्या आ रहा है, नीचे, यहां से यूं गया था, यहां से हम डी से ए जा रहे हैं, करंट ए से डी आ रहा है, तो माइनस ऑफ I माइनस I1 इंटू आर, I माइनस I1 इंटू आर। क्लियर? इनका सम क्या होना चाहिए, 0। क्लियर? एक लूप हमने सेलेक्ट कर लिया, ए बी डी ए, ए बी डी ए, I1P, IG गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस है, मैंने G ले लिया, IGG ऊपर आ रहे हैं, इधर से I माइनस I1 आ रहा है, ठीक है, तो डायरेक्शन अपोजिट है तो साइन नेगेटिव, I माइनस I1 इंटू आर। सेकेंड लूप ले लो, सेकेंड लूप अब ये बचा, इसको कंसिडर कर लो, लूप B C D B, B C D B। अगर लूप B C D B को हम कंसिडर करते हैं तो देखो B से C क्या मिल रहा है, सेम डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं करंट भी उधर ही जा रहा है, यानी Q इंटू I1 माइनस IG, तो I1 माइनस IG इंटू क्या आ गया, Q। आगे C से D आ रहे हैं तो करंट तो ऊपर आ रहा है और हम नीचे आ रहे हैं, तो साइन क्या लगेगा, नेगेटिव, I माइनस I1, I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। क्लियर? अब D से B जा रहे हैं और करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो लिख सकते हैं माइनस ऑफ IGG इक्वल्स टू 0। क्लियर? लूप BCD में पहले I1 माइनस IG मिला इंटू Q, डायरेक्शन अपोजिट है, नेगेटिव साइन, I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, रेजिस्टेंस S था, ऊपर गए IG इंटू G, नीचे की तरफ आ रहा है, IG इंटू G इक्वल्स टू 0। अब जब ये ब्रिज बैलेंस्ड है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, जितना करंट आ रहा है वो एग्जिट कर रहा है, यानी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है, तो हम IG क्या लेंगे, 0, क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड है इसलिए IG क्या हो जाएगा, 0। अब अगर IG 0 है तो देखो मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, सिंस IG इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या होगा, देखो I1P वैसे का वैसा, IG 0 है तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, I माइनस I1 इंटू आर, माइनस I माइनस I1 इंटू आर इज इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं I1P इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू आर। क्लियर? इसको इक्वेशन 3 ले लो। नेक्स्ट इस वाले इक्वेशन 2 को हम फिर से रिराइट कर सकते हैं, IG अगर 0 है, IG 0 है तो I1 क्या हो गया, Q, दिस विल बी I1Q, IG 0 है, क्लियर, तो I माइनस I1 बचा, माइनस ऑफ I माइनस I1 इंटू S, I माइनस I1 इंटू S, IGG, IG 0 है, मल्टीप्लाई होकर 0 इक्वल टू क्या हो गया, 0, यानी हम लिख सकते हैं I1Q इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू S। इसको इक्वेशन 4 कंसिडर कर लो, ठीक है। नाउ डिवाइडिंग 3 by 4, डिवाइडिंग 3 by 4, अगर हम 3 को 4 से डिवाइड करते हैं तो देखो I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R अपॉन I माइनस I1 इंटू S। I1 कैंसिल, I माइनस I1 कैंसिल, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। आ गया तुम्हारा कंडीशन, यानी अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड है तो हमारा ये इक्वेशन बिल्कुल सही है कि P अपॉन Q विल बी इक्वल टू R अपॉन S। क्लियर? ये है तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज।
अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज को जब हम अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में, तो लैब में तुम एक्सपेरिमेंट करोगे व्हीटस्टोन ब्रिज से, जिसमें तुम्हें एक अननोन रेजिस्टेंस दिया जाएगा और सेम इसी फॉर्मूले से तुम उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल व्हिच यू विल बी डूइंग इन लैब। क्लियर है? कुछ भी नहीं था, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करवाया, दो लूप कंसिडर किया, लूप ए बी डी ए, लूप बी सी डी बी, लूप का इक्वेशन लिखा जैसे ही मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अब IG क्या है? 0, क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड है। अब IG की वैल्यू को 0 पुट किया, 0 पुट करने के बाद दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दिया। जैसे डिवाइड किया P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S आ गया। तो दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के बाद हम करेंगे मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज के लिए, मीटर ब्रिज कैसे काम करता है? काम किस पे करेगा? ऑब्वियसली व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा मीटर ब्रिज। सो दिस इज व्हाट? स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। अभी अभी हमने क्या पढ़ा है? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। उसी का पहला एप्लीकेशन क्या है? ये स्लाइड वायर ब्रिज। इसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं और क्या निकालते हैं? अननोन रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखो, पहले ऐसा ही ब्रिज तुम्हें मिलेगा लैब में, ठीक है? डायग्राम ऐसा ही है इसका। यहाँ स्ट्रिप्स लगे होंगे, मेटालिक स्ट्रिप। मेटालिक स्ट्रिप के दो एंड पे तुम्हें रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करना है, नेक्स्ट दो एंड पे एक अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। दिस इज अ रेजिस्टेंस बॉक्स। पहले दो एंड से कनेक्ट कर दो रेजिस्टेंस बॉक्स को, दूसरे दो एंड से क्या कनेक्ट कर दो? अननोन रेजिस्टेंस को। क्लियर? अब सेंटर का एक खाली है, यहां से हम वायर को कनेक्ट करेंगे और इस वायर को किससे कनेक्ट कर देंगे? गैल्वेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर का अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ जॉकी, ठीक है? एक मेटालिक रॉड होता है, उसको हम स्लाइड नहीं करते बल्कि पॉइंट करते हैं पूरे वायर के ऊपर। अब इसमें देखो, स्लाइड वायर ब्रिज को मीटर ब्रिज भी कहते हैं। क्यों स्लाइड वायर ब्रिज को मीटर ब्रिज कहते हैं? क्योंकि ये जो स्केल लगा है ये 1 मीटर का है, फ्रॉम 0 to 100 सेंटीमीटर, ठीक है? Therefore this meter bridge is also known as slide wire bridge. Clear? अब इस स्लाइड वायर ब्रिज में देखो, तुमने यहां तक तो कनेक्शन कर लिया। अब जो दो एंड है इस मेटालिक स्ट्रिप के, इस दोनों एंड से तुम्हें क्या कनेक्ट करना है? एक सेल। क्लियर? थ्रू अ की के तुम्हारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालना है? कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। जैसे ही तुम की को क्लोज करोगे, द करंट विल बी फ्लोइंग इन द सर्किट। जैसे ही करंट फ्लो करेगा, अब तुम्हें एक सुटेबल रेजिस्टेंस निकालना है रेजिस्टेंस बॉक्स से और जॉकी को पॉइंट करना है इस वायर पे, और तुम्हें वो पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड करना है जहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना शो करे। तुम वायर पे स्लाइड नहीं करोगे, ठीक है? स्लाइड करने से वायर खराब हो जाती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इसलिए तुम्हें इस वायर के ऊपर पॉइंट करना है और तुम्हें फाइंड करना है वो पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा वो तुम्हारा पॉइंट सपोज करो बी है। अब जैसे ही तुम्हें वो पॉइंट मिल गया जहां गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, तो मान लिया कि वो पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से ए बी है, ठीक है? ए बी को हमने क्या ले लिया? एल। नाउ ए बी इज इक्वल टू एल। अब ए बी अगर एल है और ये 1 मीटर के लेंथ का है, तो बी सी क्या हो जाएगा? बी सी विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस एल। क्लियर? ए बी तुम्हारा एल है, बी सी क्या हो जाएगा? 100 माइनस एल। नाउ इफ बी सी इज 100 माइनस एल एंड ए बी इज एल, तुमने वो बैलेंस पॉइंट भी ढूंढ लिया है और उस बैलेंस पॉइंट के कारण याद करो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो चुका है? बैलेंस्ड। P upon Q equals to R upon S हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले देखो, अब AB का लेंथ पता चला है, BC का लेंथ पता चला है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि रेजिस्टेंस कितना है AB का। तो मान लो कि स्मॉल r इज रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर
लेंथ ऑफ वायर। आर क्या है? आर इज रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। अब आर रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ तुमने एज्यूम कर लिया है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि ए बी का रेजिस्टेंस L इंटू आर होगा और बी सी का रेजिस्टेंस 100 माइनस L इंटू आर हो जाएगा। ए बी इक्वल्स टू एल आर एंड बी सी इक्वल्स टू 100 माइनस L इंटू आर। अब मैंने क्या माना है, लेट ए बी बी पी एंड बी सी बी क्यू। ए बी को P मान लो और बी सी को Q मान लो। अब अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल हम लिख सकते हैं कि तुम्हारा P अपॉन Q R अपॉन S के इक्वल होना चाहिए। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। व्हाट इज P? P इज LR। व्हाट इज Q? Q इज 100 माइनस L इंटू R। R रेजिस्टेंस बॉक्स से तुम्हें पता ही चल गया है, S इज द अननोन रेजिस्टेंस। अब यहां R से R क्या हो जाएगा? कैंसिल। So this can be written as L upon 100 minus L equals to R upon S, or S is equal to R into 100 minus L upon L। यानी अगर तुम्हें लेंथ पता है तो तुम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो फाइनल रिजल्ट तुम्हारा क्या है? S equals to R 100 minus L upon L। By knowing the value of L and R, क्या जानना है तुम्हें? वायर की रेजिस्टेंस की भी जानने की जरूरत नहीं है, तो R हमने एज्यूम किया तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। By knowing the length of the wire, जहां पर बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन हुआ है, and the resistance, ठीक है, R की वैल्यू जो तुम्हें रेजिस्टेंस बॉक्स से पता है, इसकी वैल्यू को पता करके तुम क्या निकाल सकते हो? द अननोन रेजिस्टेंस S। जो तुम्हें वायर दी गई है उसके अननोन रेजिस्टेंस को हम इसी तरह से कैलकुलेट करें। तो इसमें किसका एप्लीकेशन हमने किया था? ऑब्वियसली व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के बड़े सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल में भी हम अप्लाई करते हैं, क्लियर है? वो न्यूमेरिकल सेक्शन में हम करेंगे। तो ये तुम्हारा क्या है? मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज इसलिए कहते हैं बिकॉज इट हैज अ मीटर स्केल। क्लियर? अब तुम मीटर ब्रिज भी समझ गए, तुम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल भी समझ गए। द नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर क्या होता है वो देखो। तो पोटेंशियोमीटर देखो क्या होता है। अब पोटेंशियोमीटर के अंदर क्या है, सबसे पहले ये जानो कि पोटेंशियोमीटर है क्या। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं, या इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, या हम ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए भी यूज करते हैं। ये तीनों एप्लीकेशन अभी हमें पोटेंशियोमीटर का इस बार करना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर के बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। पहले जानो कि पोटेंशियोमीटर है क्या। जैसे तुमने मीटर ब्रिज लैब में देखा होगा कि 1 मीटर लंबा वायर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे 4 या 4 से ज्यादा वायर लगे रहते हैं। पोटेंशियोमीटर का जो टेबल होता है, जो वुडन प्लैंक होता है, उसके ऊपर 4 या उससे ज्यादा वायर भी हो सकते लगे हुए। हर एक वायर का लेंथ क्या होता है? 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। ये तो पता चल गया कि पोटेंशियोमीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं किसी भी दो टर्मिनल का, ठीक है, या ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं, या इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन बेसिकली पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट the fall of potential is directly proportional to the length of the wire। ध्यान से सुन लो, the fall of the potential is directly proportional to the length of the wire provided that the length of the wire के केस में the area of cross section should be uniform and a constant current is flowing through it। ये कंडीशन तभी वैलिड है जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का यूनिफॉर्म है और एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। द पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल इज द फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर प्रोवाइडेड दैट it is of uniform area of cross section
and a constant current is flowing through it. तो इस केस में क्या होता है, V is directly proportional to L. Ball of potential is directly proportional to the length of the wire. अब देखो हमें पता है ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से क्या पता है कि V इक्वल्स टू IR होता है. V क्या होता है, IR के इक्वल होता है. और इसमें R का फॉर्मूला भी तुमने पढ़ा है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A होता है. R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. अब इसमें R की वैल्यू को पुट कर दो. इक्वेशन 1 में क्या पुट कर देंगे, R की वैल्यू. पुटिंग द वैल्यू ऑफ R, तो V इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, I इंटू, I तो वैसे का वैसा है, रो L अपॉन A. अब देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुमने कांस्टेंट कर दिया है, करंट तुमने कांस्टेंट किया है, कंडीशन ही यही है, और रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी मटेरियल की, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है. तो हम इससे क्या देख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. इस केस में क्या आ गया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. या हम लिख सकते हैं इसी से, ये तो हमें प्रूव करना था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. या क्या लिख सकते हो तुम, V अपॉन L इज इक्वल टू K, where K is what, potential gradient. K क्या है तुम्हारा, potential gradient, that is potential per unit length. K क्या है, potential gradient. कैसे डिफाइन कर रहे हैं, potential per unit length. क्लियर है. जब भी ये सवाल क्वेश्चन पेपर में आता है कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, ठीक है, और उसका प्रिंसिपल लिखो, तो ये डायग्राम बनाओगे. क्लियर. पोटेंशियोमीटर लिखोगे, इट इज अ डिवाइस दिस जो मैंने बताया, यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल. नेक्स्ट उसका प्रिंसिपल लिखना होगा, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, प्रोवाइडेड द वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू इट. उसके नीचे 3 लाइन का ये कोई डेरिवेशन तो है नहीं, कंसेप्ट है. V इक्वल्स टू IR, R इज रो L अपॉन A. R को हटाओ, रो L अपॉन A पुट कर दो, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. क्लियर. प्रूव हो गया, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर. अब V अपॉन L क्या हो जाएगा, K, where K is potential gradient, that is fall of potential per unit length of the wire, V upon L. क्लियर. नेक्स्ट 3 टॉपिक है हमारे सिलेबस में एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर. पहला एप्लीकेशन इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, दूसरा ईएमएफ कंपेयर करना, तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो किसके बेसिस पे है, टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर. सो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज determination of potential difference using potentiometer. पहला एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर का है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, किसका, सेल का. क्लियर. अब इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पहले सर्किट डायग्राम समझो. अब सर्किट डायग्राम में तुम्हारे पास ऑक्सिलरी सर्किट है, ईएमएफ कनेक्ट कर रखा है तुमने सेल, सीरीज में एमीटर है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है. ये पोटेंशियोमीटर वायर है तुम्हारा, जिसके एक एंड से तुमने रेजिस्टेंस R1 पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है सेल ऑफ ईएमएफ एप्सिलॉन 1, जिसके साथ की K1 अटैच्ड है. इसका अदर एंड गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जॉकी से कनेक्टेड है. क्लियर. ये सर्किट का सेटअप है. अब हमें क्या फाइंड करना है, ईएमएफ. हमें मतलब है ईएमएफ से, हमें प्रैक्टिकल पार्ट से मतलब नहीं, आखिर हम इससे ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें कैलकुलेटिव पार्ट जानना है. अब सबसे पहले तुम की K को क्लोज करते हो, जैसे ही तुम की K को क्लोज करोगे वैसे करंट फ्लो करेगा पोटेंशियोमीटर वायर में. ये स्केल है 0 से 100 तक का. अब जैसे ही करंट पास करेगा देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्रॉप इन द वायर. अब तुम्हें इस रेजिस्टेंस बॉक्स से एक सुटेबल रेजिस्टेंस निकालना है, इस तरह से कि जो वायर का पोटेंशियल ड्रॉप है, जो ईएमएफ तुम मेजर कर रहे हो उससे ज्यादा हो. ध्यान से सुन लो, सुटेबल रेजिस्टेंस निकालना है इस तरह से कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल टू बी मेजर्ड. अब कैसे पता लगाओगे कि भाई पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा है, जॉकी को उठाओ, एक बार
ए पे पॉइंट करो, लेफ्ट साइड पॉइंट करोगे गैल्वेनोमीटर राइट साइड डिफ्लेक्शन शो करेगा, राइट साइड पॉइंट करोगे गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर ऐसा होता है तो तुमने जो सुटेबल रेजिस्टेंस निकाला है वो सही है, बिकॉज नाउ द फॉल ऑफ द पोटेंशियल इन द वायर इज ग्रेटर देन द ईएमएफ टू बी मेजर्ड। एक बार तुम्हारा सर्किट तैयार हो गया, अब क्या करोगे तुम, K1 को प्लग इन करोगे। जैसे ही K1 को प्लग करोगे वैसे ही द करंट विल फ्लो थ्रू R1। क्लियर? करंट किसके थ्रू फ्लो करेगा, R1 के थ्रू। अब चौकी को उठाओ, धीरे धीरे पॉइंट करो अलग अलग पॉइंट ऑफ द वायर पे। तुम्हें एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। मान लो मैंने वो पॉइंट क्या लिया है, J। अब अगर ये पॉइंट J है तो लेट AJ will be equal to L। दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर, जहां पर हमें क्या मिला है, गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन। लेट AJ will be equal to L। और K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। मान लिया इस पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, K। तो क्या हम इस वायर के लिए लिख सकते हैं कि जो तुम्हारा पोटेंशियल है V इक्वल्स टू KL। पोटेंशियल ग्रेडियंट वायर का K है, तुमने पॉइंट मेजर किया जहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है, वो पॉइंट क्या है तुम्हारा J। तो A से लेके J तक मैंने लेंथ ले लिया L, पोटेंशियल ड्रॉप K है, तो V क्या हो जाएगा, KL। क्लियर है यहां तक? अब V अगर KL है, जब तुमने कनेक्ट किया था की K को किया, वायर में करंट फ्लो किया, डिफ्लेक्शन फाइंड किया, ठीक है, L आ गया, तो V इक्वल्स टू KL। अब जैसे ही तुम K1 को कनेक्ट करते हो, करंट R1 में फ्लो करता है, और जब R1 में फ्लो करता है तो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर को पॉइंट करते हैं और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, तो नेट करंट क्या आ जाएगा यहाँ पर, जो तुम्हारा करंट है। अब पोटेंशियल ड्रॉप क्या है तुम्हारा, KL। अब करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा I इक्वल्स टू V अपॉन R होता है, ये फॉर्मूला तुम्हें पता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। लेकिन I की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, R। मान लिया कि R रेजिस्टेंस है, स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है तो क्या हम लिख सकते हैं, द करंट दैट इज फ्लोइंग इज इक्वल टू I इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R। If R is the internal resistance, तो करंट क्या फ्लो कर रहा है, एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R। क्लियर? यानी अब अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप देखें तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू IR। पोटेंशियल ड्रॉप इज IR, यानी हम IR को लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन I की वैल्यू पुट कर दो R प्लस R इनटू, एक R तुम्हारा बाहर है, एक R बाहर आ गया। ध्यान से देखो, पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, IR इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R इनटू R। I की वैल्यू यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर दी गई। अब मान लिया K तुम्हारा क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है तो इस पोटेंशियल ड्रॉप को लेंथ से डिवाइड करना है। ध्यान से देख लो, पोटेंशियल ड्रॉप तुम्हारा आ रहा है एप्सिलॉन R प्लस R इनटू R। अब पोटेंशियल ड्रॉप है ये, पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए L से डिवाइड करना होता है, यानी अगर इस पूरे इक्वेशन को हम L से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट K विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन R प्लस R इनटू R अपॉन L। यही आ जाएगा, L से हमने डिवाइड कर दिया, किसकी वैल्यू आ गई, K की। अब सपोज करो ये इक्वेशन 1 है, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जैसे ही K की वैल्यू को पुट करेंगे, हमारा V देखो क्या आ रहा है, V इक्वल्स टू K, यानी एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R इनटू R अपॉन L, और L एक बाहर पहले से, यानी ये तुम्हारा क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। यानी किसी भी सेल का तुम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो, V इक्वल्स टू एप्सिलॉन R प्लस R, R अपॉन L इनटू L। इससे हमें पता चल जाता है
व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दैट सेल। ये तुम्हारा फर्स्ट एप्लीकेशन था किसका, पोटेंशियोमीटर का। दो और एप्लीकेशन है तुम्हारा, एक एप्लीकेशन कंपेयरिंग ईएमएफ और दूसरा एप्लीकेशन फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। वो दोनों भी काफी छोटा है। देखो अब हम कैसे फाइंड करते हैं या कैसे कंपेयर करते हैं ईएमएफ ऑफ द, देखो नेक्स्ट है कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब इसका भी सेटअप कुछ इस तरह से है। सेटअप पहले समझ लो। फिर से ये पोटेंशियोमीटर है, हमने क्या किया है, मेन सेल एप्सिलॉन ड्राइविंग सेल है, उसको एमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया है। ऑब्वियसली सीरीज में कनेक्ट होता है, विच इज कनेक्टेड टू अ रियोस्टैट, और रियोस्टैट का अदर एंड की के थ्रू टर्मिनल बी से कनेक्टेड है। ईएमएफ का एक टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, सेल का टर्मिनल ए से। सर्किट यहाँ तक सेम है। अब तुम्हें ईएमएफ कंपेयर करना है। अगर ईएमएफ कंपेयर करना है तो टर्मिनल ए से हमने दोनों एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 जो दोनों ईएमएफ है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल का एंड कहां से कनेक्ट कर दिया है, ए से, और इसके दोनों का नेगेटिव टर्मिनल टू वे की से कनेक्टेड है। नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू अ टू वे की। लैब में तुमने देखा होगा एक वन वे की होता है, एक टू वे की होता है। ये क्या है, टू वे की। अब ये जो टर्मिनल 3 है इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है, विच इज इन टर्न कनेक्टेड टू जॉकी। अब बात आई ईएमएफ कंपेयर करने, ठीक है। कैसे ईएमएफ कंपेयर करेंगे, देखो सबसे पहले वही कि K1 को प्लग करेंगे, पोटेंशियल चेक करेंगे, सही है। उसके बाद अब 1 और 3 के बीच में प्लग कर दो की को। जैसे 1 और 3 के बीच में की को प्लग करोगे, सेल जिसका ईएमएफ एप्सिलॉन 1 है वो सर्किट के अंदर आ जाएगा, करंट फ्लो करेगा। अब जॉकी को उठाओ, पॉइंट करो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द वायर पे, और उस पॉइंट को फाइंड करो जहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है। मान लिया वो पॉइंट क्या है, J1। अब J1 पे अगर वो डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है तो ले लो AJ1 इज इक्वल टू L, ठीक है। तुमने क्या ले लिया, पहला लेंथ ले लिया, AJ1 इक्वल्स टू L1, दैट इज लेंथ ऑफ द वायर। अब एक बार तुम्हें AJ1 इक्वल्स टू L1 मिल गया, और अगर इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट K है, if K is the potential gradient of the wire, तो क्या हम इस पर्टिकुलर सेल के लिए लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू KL1, AJ1 equals to L1. L1 is that point where the galvanometer is showing no deflection.